मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन की कथा क्रमशः इलाहाबाद और कोलकाता में घटित हुई। प्रस्तुत कार्यक्रम में की जाने वाली व्याख्याओं का संबंध कोलकाता में घटित घटनाओं से है। गबन करने के पश्चात रमानाथ कोलकाता पहुंच जाता है और देवीदीन खट्टी के यहाँ मेहमान बनकर रहता है। देवीदीन और उसकी पत्नी जग्गो उसका बहुत ध्यान रखते हैं। एक बार वह देवीदीन के घर वापस लौटते समय पुलिस के चक्कर में पड़ जाता है। अपराधी न होने पर भी पुलिस उसे एक मिथ्या प्रकरण में गवाह बनाती है और उसके कारण ऐसे व्यक्ति जो अपराधी नहीं हैं और क्रांतिकारी हैं उन्हें सजा हो जाती है। एक पहेली के हल के माध्यम से जालपा रमानाथ को खोज निकलती है और कोलकाता में आकर देवीदीन के घर रहती है। रतन भी अपने पति इंदुभूषण के उपचार के लिए कोलकाता आती है और इंदुभूषण की मृत्यु के पश्चात जालपा के साथ रहने लगती है। अंग्रेज पुलिस ने जोहरा को रमानाथ के मनोरंजन के लिए रखा था। बाद में जालपा से मिलने के बाद यही जोहरा पश्चाताप करते हुए जालपा और रमानाथ की मदद करती है। पुलिस की निगरानी से बचकर रमानाथ जज के सम्मुख सारा प्रकरण रखता है और प्रकरण की पुनः सुनवाई होती है। सभी क्रांतिकारी दोषमुक्त हो जाते हैं और रमानाथ भी मिथ्या गवाही के दोष से मुक्त कर दिया जाता है। बाद में सभी वापस इलाहाबाद आ जाते हैं। कार्यक्रम के पिछले भाग में प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास गबन के प्रारंभिक 11 गद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। इस कार्यक्रम में गबन के शेष गद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। व्याख्या करने की पद्धति व्याख्या अंश 12 के अनुसार होनी चाहिए। रतन का रोआ रोआ कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे थे। मानो उसके जन्म जन्मांतरों की अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देख कर वह जल विहीन मछली की भांति तड़पने लगी। प्रस्तुत गद्यांश उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास गबन से लिया गया है। इस कार्यक्रम में व्याख्या किए जाने वाले सभी गद्यांशों का संदर्भ यही रहेगा। रमानाथ म्यूनिसिपालिटी के रुपये घर ले आया था। वह रुपये जालपा ने रतन को दे दिए थे। जब रमेश बाबू ने रमानाथ को रुपये वापस करने के लिए कहा तो रमानाथ वह रुपये रतन से वापस लेने के लिए उसके घर पहुंचता है। रतन के घर उस समय एक जौहरी हार बेचने के लिए आया था। वह रमानाथ को रुपए देने से इनकार कर देती है, किंतु उसका सारा ध्यान उस हार की ओर ही लगा रहता है। उस हार को लेकर रतन के मन में जो प्रतिक्रिया होती है उसी का इस गद्यांश में चित्रण किया गया है। इस गद्यांश में हार प्राप्त करने की लालसा में रतन की मनस्थिति का चित्रण है। जौहरी पक्का व्यापारी था। जब उसने देख लिया कि रतन हार खरीदे बिना नहीं रहेगी तो उसने अच्छी कीमत पाने के लिए हार को उसके केस में रखा और अपने संदूक को इस तरह समेटने लगा कि वह उस स्थान पर अब एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगा। इस समय रतन की सारी चेतना इस बात पर केंद्रित हो गई थी कि वह जौहरी अब क्या कहता है और क्या करता है। उसके शरीर के सारे रोमकूप जैसे कान बन गए थे और किसी कैदी की तरह फैसला सुनने के लिए तैयार बैठे थे। उसकी सारी चेतना उस हार पर केंद्रित थी। उसके अंतःकरण का सारा ममत्व, उस ममत्व में बसा हुआ सारा प्रेम और उस प्रेम में बसा हुआ सारा अधैर्य, उत्सुकता और प्रयत्न उसी हार पर ऐसे टिक गए थे मानो उसके प्राण उसी हार के मनकों में छिपे हुए हों।
रतन के मन में हार प्राप्त करने की भावना कुछ ऐसी थी जो इस जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतरों की थी। जब उसने जौहरी को उसका संदूक बंद करते हुए देखा तो वह जल से बाहर की गई किसी मछली की भांति व्याकुल हो गई। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने रतन की उस मानसिकता का चित्रण किया है जो मानसिकता एक आम भारतीय नारी के आभूषणों के प्रति होती है। आभूषण नारी की कमजोरी है और अधिकांश स्त्रियों का विवेक आभूषणों के आकर्षण के सामने शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। आलोच्य गद्यांश में हिंदी में बोलचाल की खड़ी बोली का बहुत सुंदर काव्यात्मक प्रयोग हुआ है। आलोच्य गद्यांश में अमिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आलोच्य गद्यांश में प्रसाद शब्दगुण का प्रयोग हुआ है। इस गद्यांश में वर्णित कथ्य में आभूषण प्रेम के वशीभूत होने की प्रवृत्ति का चित्रण बहुत कुशलता के साथ किया गया है। इस गद्यांश में नारी मनोविज्ञान का बहुत अच्छा चित्रण हुआ है। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो वह उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष से ही हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है, लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से बचा सकती है? प्रस्तुत गद्यांश में रमानाथ की उस मानसिकता का चित्रण है जब वह रतन के यहाँ से निराश होकर वापस लौटा था और रुपयों की कोई व्यवस्था न हो पाई थी। हथकड़ियाँ लगने और बदनामी का डर उसके अंतःकरण को बार बार झकझोरते हुए कंपित कर रहा था। रुपयों की व्यवस्था न होने के कारण अपने जीवन से निराश और रुपये जमा करने की चिंता की अग्नि में जलता हुआ संभवतः उस समय संसार का सबसे दुखी व्यक्ति रमानाथ अपनी साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने से अपने घर की ओर जा रहा है। रुपयों की व्यवस्था हो नहीं पा रही है और रुपये जमा करना बहुत ज़रूरी है। रुपये जमा नहीं करने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। रमानाथ अपने जीवन से इतना निराश हो गया था कि वह किसी सांप से भी अपने को डसवाने के लिए तैयार हो गया था। अब उसे जीवन का अमृत नहीं, मृत्यु का विष ही चाहिए था, क्योंकि मृत्यु ही उसे चिंताओं और बदनामी से बचा सकती थी। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने चिंता और बदनामी से डरे हुए रमानाथ की निराश मानसिकता का चित्रण किया है। हताशा का शिकार रमानाथ अब मृत्यु से नहीं डरता, किंतु बदनामी से भरे हुए जीवन से उसे डर लगने लगा है। रमानाथ की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते हुए देखकर तनी हुई बंदूक कंधे पर रख लेता है और वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। रमेश बाबू के जाने के बाद रमानाथ अपना पत्र जालपा को देने के लिए अपनी मानसिकता बनाता है, किंतु श्रृंगार करती हुई जालपा की सुंदर छवि को देखने के बाद वह कुछ समय के लिए अपना उद्देश्य भूल जाता है। जालपा की सुंदरता को देखकर रमानाथ अपना उद्देश्य भूल जाता है। उसकी मानसिक स्थिति उस समय उस शिकारी के समान हो रही थी जो हिरनी का शिकार करना चाहता था और उसके लिए उसने बंदूक भी तान ली थी। पर जब उसने उस हिरनी को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वात्सल्य और मातृ प्रेम की स्थिति में देखा तो एक क्षण के लिए शिकार करने का उसका मन बदल गया। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने नारी के सौंदर्य के आकर्षण के संबंध में विचार करते हुए यह बतलाया है कि नारी के सौंदर्य के सम्मुख अच्छे अच्छे व्यक्तियों के निर्णय भी बदल जाते हैं। रमानाथ का उदाहरण सामने है। जैसा किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग
उसे आकाशगामी जीवों से हो गया था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। रमानाथ इलाहाबाद से भागकर कोलकाता चला गया था। जालपा की स्थिति दयानाथ से देखते नहीं बनती थी, इसलिए उन्होंने जालपा के पिता दीनदयाल को जालपा को ले जाने के लिए बुलवाया था, किंतु जालपा ने जाने से मना कर दिया। अपने पिता के जाने के बाद वह कुंवार के महीने के बादलों के टुकड़ों को अपनी छत पर लेटी हुई किलोल करते हुए देखती रहती थी। इस समय उसे रमानाथ की याद आती है और वह सोचती है कि वे भी कहीं बैठे हुए बादलों की इस क्रीड़ा को देख रहे होंगे। इस गद्यांश में जालपा की मनस्थिति का चित्रण है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में विपत्तियां आती हैं तो उसका मन अंतर्मुखी हो जाता है। वह अपने अंदर झांकने लगता है, अपनी कल्पनाओं में खोने लगता है। प्रकृति की छोटी से छोटी घटनाएं और दृश्य उसे आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार कोई माली जब किसी उपवन में पौधे लगाता है तो उसे उन पौधों से प्रेम हो जाता है, इसी तरह जब कोई बालक मिट्टी का कोई घरौंदा अर्थात घर बनाता है तो उसे भी अपनी उस कलाकृति से प्रेम हो जाता है। यह मानव का स्वभाव है। रमानाथ की अनुपस्थिति में जालपा जब कुंवार के महीने में बादलों की अटकलियाँ देखती है तो उसे आकाश में विचरण करते इन बादलों से प्रेम हो जाता है और वह अपने को उनसे जुड़ा हुआ पाती है। प्रस्तुत गद्यांश में जीवन की निराशाजन्य, असहाय और विरह की स्थिति में जालपा जैसी नारी की मनस्थिति का मनोवैज्ञानिक आधार पर चित्रण किया गया है। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। वह विश्व से एक महान अंग, वह महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर, वह उद्योग का अनंत भंडार, वह प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंगभूमि न जाने कब और कहाँ लीन हो जाती है, किसी को खबर नहीं होती। एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। सागर की हिलोरों का कहाँ अंत होता है, कौन बता सकता है। जालपा की सहेली रतन के पति वकील इंदुभूषण की मृत्यु हो गई है। इस गद्यांश में मृत्यु के समय की स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद कहते हैं कि मृत्यु मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण एवं बड़ी घटना है। जब मृत्यु होती है तो यह घटना बहुत ही शांति के साथ घटित हो जाती है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तो वह अपने को विश्व का एक बड़ा हिस्सा समझता है। उसके व्यक्तित्व में महत्वाकांक्षाओं का तीव्रगामी समुद्र हिलोरे मारता है। वह अपने संपूर्ण जीवन में कुछ न कुछ कार्य करता ही रहता है। वह किसी से प्रेम करता है, किसी से द्वेष रखता है। उसके जीवन में और सुख और दुख आते रहते हैं। वह अपनी बुद्धि और बल से इस जीवन के रंगमंच पर न जाने कितनी घटनाओं का प्रणेता बनता है, किंतु एक क्षण में जब अंतिम सांस निकलकर उसकी मृत्यु होती है तब किसी को भी पता नहीं चलता, उसको भी पता नहीं चलता और बिना किसी हिचकी, बिना किसी ऊपर छोड़ी जाने वाली सांस अर्थात उच्छ्वास और बिना किसी आह अर्थात पीड़ा, शोक और पश्चाताप के इस संसार से उसका संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की मृत्यु के समय का चित्रण किया गया है। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है। जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक और बिलक बिलक नहीं रोया, वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियाँ न्यौछावर है। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खिन्न हो जाता है, आत्मा क्षुब्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। गमन करने के पश्चात रमानाथ
कोलकाता भाग गया था। प्रजामित्र नामक पत्रिका में जालपा ने एक पहेली भिजवाई थी। जब प्रजामित्र कार्यालय का पत्र जालपा के पास पहुंचा और उसे रमानाथ के कोलकाता में होने का समाचार मिला तो वह प्रसन्नता से रो पड़ी। इस गद्यांश में प्रेमचंद ने जालपा के माध्यम से रुदन के महत्व को बतलाया है। जीवन में जो व्यक्ति नहीं रोता है वह संसार के इस अनुपम सुख से वंचित हो जाता है। व्यक्ति जीवन में 100 बार हंसे किंतु एक बार भी न रोए तो उसका जीवन व्यर्थ है। रोने के पश्चात रोने वाले के जीवन में एक नया उत्साह, एक नई उमंग और जीवन में एक नयापन आ जाता है। जीवन के प्रति उसके मन में एक नया संकल्प जगता है और वह बहुत सामान्य ढंग से अपने जीवन की शुरुआत करता है। यह अनुभव सुख और दुख दोनों स्थितियों में मनुष्य को नया अनुभव देता है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने जीवन में रुदन के महत्व को प्रतिपादित किया है। हंसी के साथ जीवन में रोना भी आवश्यक है, बल्कि यदि जीवन में रुदन के क्षण नहीं होंगे तो सुख का कोई महत्व ही नहीं होगा। जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति न हो, इसे कौन मानेगा। जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाएगी। कोलकाता की पुलिस ने रमानाथ से असत्य गवाही दिलवाई। निर्दोष क्रांतिकारियों को सजा हुई। जालपा ने रमानाथ को गवाही बदलने के लिए कहा तो कायर रमानाथ की असमर्थता पर उसने बहुत कड़े शब्दों में विरोध किया। जालपा रमानाथ से कहती है कि जो व्यक्ति किसी की हत्या करने का सामर्थ्य रखता हो और वह कहे कि वह हत्या नहीं कर सकता तो इससे बड़े आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। जो आदमी दौड़ सकता हो और कहे मैं खड़ा नहीं हो सकता तो इस बात को कौन स्वीकार करेगा। सच तो यह है कि जब हम अपने मन में किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं तो उसे इच्छा शक्ति से उस कार्य को करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने मनुष्य की इच्छा शक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ था। विलासीन रूप में वह केवल प्रेम के आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशुद्ध, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी ने प्रेमोद्यान की दीवारों को देखा था, वह उसी में खुश थी। त्यागिनी बनकर वह उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र्य, कितना विकास। इसकी सुगंध में, इसकी रम्यता में देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता है। पुलिस के घेरे को भेद कर रमानाथ जब जालपा से मिलने देवीदीन के यहाँ पहुंचता है तो रमानाथ जालपा की बेरुखी से नाराज होकर बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है, यह कहते हुए कि अब वह जज साहब के सामने सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाएगा। रमानाथ के जाने के बाद जालपा जब नीचे आती है और उसे रमानाथ नहीं मिलता तो उसे बहुत पश्चाताप होता है। उसके मन में रमानाथ के प्रति प्रेम का भाव उमड़ आता है। 2-2.5 साल का उसका विवाहित जीवन था, किंतु जितना प्रेम आज उसके मन में उमड़ा उतना पहले कभी न उमड़ा था। पहले वह रमानाथ को एक विलासिनी के रूप में देखती थी, किंतु आज त्यागिनी बनकर सब कुछ त्याग कर रमानाथ का वास्तविक स्वरूप देखा। आज रमानाथ उसे बहुत सुंदर, पवित्र, विशाल भावना वाला, तेज से भरा हुआ व्यक्ति प्रतीत हो रहा था। पहले वह अपने जीवन में प्रेम के उपवन में विलास करने वाली स्त्री के रूप में प्रसन्नता का अनुभव करती थी, किंतु आज जब वह संसार के सारे सुखों को छोड़कर जीवन के जिस उपवन में पहुंची थी उसमें बहुत ही अधिक सुंदरता थी।
उसमें भावनाओं और व्यवहार की सुगंध थी, जीवन की विचित्रता थी और व्यक्तित्व का विकास था। ऐसा लगता था जैसे इन सब में देवता के वास जैसी पवित्रता हो। उसने देखा जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए वह भेजी गई है, वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की जरूरत है, जंजीरों की नहीं। वह सहारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जालपा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी निश्चितता, अपनी स्वार्थंधता पर लज्जा आई। रमानाथ के मुकदमे में जोहरा रमानाथ के संबंध में अदालत में अपना बयान दे रही है। जोहरा कहती है कि कोलकाता की पुलिस ने उसे रमानाथ को अपने आकर्षण के जाल में बांधने के लिए भेजा था, किंतु वहां आकर उसने देखा कि जिस व्यक्ति को उसे अपने प्रभाव में लेना था वो स्वयं ही अपने व्यक्तिगत दर्द से संतप्त है। उसे इस समय सहानुभूति की मरहम की आवश्यकता है। वह इतना असहाय है कि उसे एक सहारा चाहिए। जब मैंने जालपा देवी से परिचय पाया और उनके व्यक्तित्व में रमानाथ के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव देखा तो मैं एकदम बदल गई। मुझे अपने जीवन, अपने व्यवहार और अपने स्वार्थ के ऊपर लज्जा आने लगी और मुझे अपने विलासयुक्त जीवन से घृणा हो गई। प्रस्तुत गद्यांश में जोहरा के हृदय परिवर्तन की मनस्थिति का चित्रण किया गया है। गबन उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का महत्वाकांक्षी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों के भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों का चित्र अंकित किया है। यह वह समय था जब भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था और कुछ उत्साही वीर युवक अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी के समानांतर समाज के अधिकांश व्यक्ति प्रदर्शन प्रियता और आभूषण प्रेम की भावना से ग्रस्त थे। अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने के कारण अथवा उधारी में आभूषण जैसी वस्तुएं क्रय करने के कारण एक और दयानंद जैसे व्यक्ति को अपनी बहू के गहने चुराने जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है, तो दूसरी ओर रमानाथ जैसे व्यक्ति को गबन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तत्कालीन पुलिस तंत्र के षड्यंत्र और मिथ्या मुकदमे अंग्रेजों की ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। इस उपन्यास में नारी जागरण की भावना को जालपा के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। औपन्यासिक कला की दृष्टि से गबन एक सफल उपन्यास है, जिसमें पात्र संयोजना और देश काल और परिस्थिति की दृष्टि से कथा वस्तु की संयोजना बहुत सफल बन पड़ी है। भाषा और शैली की दृष्टि से प्रेमचंद ने इसमें अनेक अविस्मरणीय प्रयोग किए हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण उपन्यास है। हिंदी के उपन्यास साहित्य में गबन का स्थान निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है।